नमस्कार, रात के 8 बजे ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज चुनाव नतीजों का दिन है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम 2 कदम और आगे बढ़ गए। लेकिन क्या बीजेपी का यह नारा उसके लिए मुसीबत भी बन सकता है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय नेताओं की ताकत लगातार बढ़ रही है। वैसे आज के नतीजों के बाद बीजेपी 13 राज्यों में सत्ता में होगी, कांग्रेस सिर्फ 6 राज्यों में सिमट जाएगी। लेकिन क्या इस परिस्थिति में मोदी को हराने के लिए क्षेत्रीय नेता एकजुट होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस पर बीजेपी की बढ़त कोई मायने रखेगी, या फिर कई क्षेत्रीय नेताओं की मौजूदगी मोदी के लिए भी फायदे का सौदा होगी? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या 2016 की इस तस्वीर पर 2019 का चक्रव्यूह तैयार किया जा सकता है? क्या इन चुनावी नतीजों का असर 3 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है? क्या ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली ममता बनर्जी और जयललिता 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देंगी? हम बहुत छोटा आदमी है, हम छोटा से काम पसंद करते हैं। अगर देश का कभी काम की जरूरत है, मैं भी रेल मिनिस्ट्री में काम किया, कोल मिनिस्ट्री में काम किया, वुमेन चाइल्ड में काम किया, यूथ स्पोर्ट्स में काम किया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत दिन काम करके आए। तो अगर कभी जरूरत होगा तो हम काम कर सकते हैं, बंगाल को काम करने से भी। लेकिन मेरे को अभी बंगाल में काम करने दीजिए। I have no other interest in life except working for the people of Tamil Nadu. My life is dedicated to the people of Tamil Nadu. अब सवाल है कि ममता बनर्जी और जयललिता का पहले से और मजबूत होना नरेंद्र मोदी की राह आसान बनाता है या मुश्किल? भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है और उसका असर दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के कमजोर होने से कई क्षेत्रीय क्षत्रपों की ताकत बढ़ती है। पूरब में ममता और दक्षिण में जयललिता ने अपनी ताकत दिखा दी है। तो 2017 के यूपी चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव या मायावती में से कोई एक मोदी से मुकाबले के लिए तैयार हो सकता है। 2017 के पंजाब चुनाव का नतीजा अरविंद केजरीवाल को मोदी के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार कर सकता है। तो ओडिशा में नवीन पटनायक को भी मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मोदी की सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार बन सकते हैं, जो बिहार जीतने के बाद खुद को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। आज ही 2019 की चर्चा कीजिएगा। हम तो बराबर कहते हैं कि भाई भाजपा के नीतियों से जो सहमत नहीं, संघ के सिद्धांत से जो सहमत नहीं, वैसे लोगों को आपस में अधिक से अधिक एकजुटता स्थापित करनी पड़ेगी। हम तो प्रारंभ से बोल रहे हैं। तो जिस एकजुटता की बात करते हैं उस एकजुटता में ममता बनर्जी जी तो है ही। उधर ममता बनर्जी बीजेपी की जीत को कांग्रेस की कमजोरी बताने से नहीं चूक रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी राहुल गांधी थे। अब सवाल है कि मोदी के खिलाफ अगर राज्यों के सूबेदार तैयार होंगे तो उनमें सिकंदर कौन है? क्या ये क्षेत्रीय नेता मोदी के खिलाफ एकजुट होंगे या अलग अलग? दोनों हालातों में बीजेपी के सामने परिस्थितियां क्या होंगी? क्या 2016 के इन नतीजों में बीजेपी के लिए कोई संदेश छिपा है? भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लिए एक स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये सभी राज्यों में किया है। और ये जो नींव, सशक्त नींव पड़ी है, उस पर 2019 तक मुझे भरोसा है कि हमारी कैडर एक मजबूत विजय की इमारत बनाने में सफल होगी। 2019 में नरेंद्र मोदी को अपने 5 साल के काम का हिसाब देना होगा, अच्छे दिनों का सबूत देना होगा। ऐसे में क्षेत्रीय ताकतों की चुनौती क्या मोदी पर भारी पड़ सकती है? क्या कांग्रेस मुक्त भारत से मोदी को घाटा है?
ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज इसी मुद्दे पर बहस है। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, एनएसयूआई की महासचिव रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सोमनाथ सिंगराय टीएमसी के समर्थक हैं, अक्सर टीवी चैनल्स पर और पत्र पत्रिकाओं में लेख के जरिए तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। आप तीनों का स्वागत है। संबित पात्रा, जीत की खुशी होगी, पर जीत की खुशी में क्या आपने कभी यह सोचा कि ये नतीजे आपके लिए कांटों का ताज भी हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो है जीत की खुशी है, जीत का अहंकार नहीं है। दूसरी बात है, हमेशा ही जब से हम सत्ता में आए हैं 2014 और उससे पहले भी जिन जिन राज्यों में सत्ता में रहे, हमेशा सत्ता को कांटों की ताज के रूप में ही देखना चाहिए। खुशी में उन्माद होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम भूल जाएं तो हम सही नेता नहीं कहलाएंगे। इसलिए ये हमें पता है कि हमें किस प्रकार से एक करप्शन मुक्त हिंदुस्तान देना है। देखिए रोहित जी, जो आपका आज मेन मुद्दा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने से क्या हमें किसी प्रकार का नुकसान होगा, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि कोई और राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान के माटी पे पैर ना पसारे या बड़ा ना हो या पावरफुल ना हो। जब हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, आप कांग्रेस के पर्यायवाची शब्दों को देखिए। कांग्रेस का अर्थ विगत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार बन गया था। कांग्रेस का अर्थ आरंभ से ही डायनेस्टी था। तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत रहा है और मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट आह्वान किया है कि किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए भारतवर्ष में, अगर भारतवर्ष को आगे बढ़ना है, और किसी भी कीमत में डायनेस्टिक रूल नहीं होना चाहिए कि परिवार ही रूल करता रहे और साधारण लोगों को स्थान ना मिले। इन दोनों गुणों के खिलाफ है। अगर कांग्रेस परिवर्तित तो हो जाती है, भ्रष्टाचार से दूर हो जाती है और कांग्रेस डायनेस्टी छोड़ देती है, तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है कांग्रेस का पुनर्जन्म हो जाए। पात्रा जी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रही हैं लगातार, वो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं। नीतीश कुमार संघमुक्त भारत का नारा लगाते हैं। आपकी पार्टी का एक ना एक प्रभारी महासचिव हर वक्त पीडीपी को मनाने के लिए व्यस्त रहता है, लगा रहता है। उड़ीसा के पटनायक से आपकी पटती नहीं है, एंड सो ऑन। ऐसी स्थिति में केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री देश को विकास के रास्ते पे कैसे लेके जाएगा? वाजिब प्रश्न है आपका और आपने उचित ही कहा है कि ये जो जद्दोजहद है, ये कश्मकश है क्षत्रिय क्षत्रपों को, जो रीजनल क्षत्रप हैं, क्षेत्रीय क्षत्रपों को कि वो प्रधानमंत्री बने, ये वाजिब भी है कि उनको होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ नहीं सोचेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। मगर दूसरी बात है, देखिए मोदी जी भी एक रीजनल क्षत्रप थे, वहाँ से वो यहाँ तक आए। मगर मोदी जी में और एक जयललिता में फ़र्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं सम्मान के साथ बोलूँगा। अब देखिए, मोदी जी और हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। स्वाभाविक रूप से जब एक क्षत्रिय लीडर, एक क्षेत्रीय लीडर आगे बढ़ता है तो पूरे कैडर उससे विजन लेता है और कैडर के माध्यम से वो आगे आते हैं, डिसिप्लिन के साथ होता है। यहां अगर वही काम जयललिता को, नवीन पटनायक जी को, नीतीश कुमार जी को करना है तो इनका कैडर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इनको दूसरों से कैडर बोरो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कोएलिशन के माध्यम से, एक अलायंस बनाने के माध्यम से। अलायंस बनाने के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है एंकरिंग अलायंस पार्टनर, मतलब एक ऐसा सशक्त अलायंस मेन पार्टनर होना चाहिए जो एंकर, जहाज का एंकर होता है ना, वो एंकर का काम करे, बाकी जुड़ जाए। सारा काम 2019 का चुनाव लड़के नहीं होता ना सर। हाँ। आपको जीएसटी जैसा जो काम कराना है, जो राज्यों के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब मोदी, ममता, जयललिता, पटनायक, इन्होंने मिलकर जीएसटी में ऐसा पेच फंसा दिया था कि वो बेचारा आज तक फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में सर आप राज्यसभा से पास भी करा लेंगे तो लागू तो उन्हीं लोगों को करना है ना जिनसे आपकी पट नहीं रही है। अब ये कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है देश की रक्षा का कि आप कहेंगे कि देखिए देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ना, इस पे एक पते की बात बताऊं आपको। ना, इसमें एक पते की बात और टेक्निकल बात बता दूं, क्योंकि आपने टेक्निकल क्वेश्चन किया है जीएसटी को लेकर। 3 दिन पहले अखबारों में जब एग्जिट पोल आया, उससे ठीक 1 दिन पहले अखबार में बड़े एडिटोरियल लिखे गए थे कि अब जीएसटी का क्या होगा। अगर आसाम में कांग्रेस बनी रह गई, अगर जयललिता नहीं डीएमके आ गया, और अगर केरल में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और कांग्रेस ही
रुकती है, क्योंकि वहां पेंडुलम सरकार जनरली बनती है और वो नहीं हो के कांग्रेस ही रुकती है, तो ये किसी भी कीमत पे जीएसटी पे रोड़ा अटकाएंगे। क्योंकि देखिए, जो राज्य थे, जो सरकारें थी, उनके साथ नेगोशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, सभी सरकारें ऑलरेडी मान चुकी हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को छोड़कर बाकी सब मान चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स भी, महाराष्ट्र और गुजरात भी मान चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप नतीजे देख लीजिए, ऊपर से आसाम तो हमारे किट्टी में आ गया, वहां से तो किसी प्रकार का अड़चन नहीं होगा, जयललिता पहले से ही मान चुकी थी। और जहां तक केरल का सवाल है, केरल में लेफ्ट आया है, खैर केरल में हो सकता है थोड़ा मनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, मगर बाकी कहीं भी कोई परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें जीएसटी को रोकने की क्षमता हो।